Hello student, today we are discussing the most important topic solution from chemistry chapter number 2 और उसमें से हम कुछ important questions की एक सीरीज स्टार्ट की है तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि important क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो let's start the most important question from the chapter solution और उसको डिस्कस करेंगे अभी। तो देखो हमारे पास तो हम जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट है हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन ए का सेकंड पार्ट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है पर इसमें ऐसे नहीं कि हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे, इसमें ऐसे भी हो सकता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी कुछ हो सकते हैं, उसमें से कुछ अलग पार्ट भी आ सकता है या क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर विद फर्स्ट गिव द 2 एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 एग्जांपल चाहिए आपको। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है और एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब जितना भी कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन को उस कंसंट्रेशन के ऊपर राउल्स लॉ ओबे नहीं होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन का और एक होता है नेगेटिव डेविएशन का। तो देखो इसके एग्जाम जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसको याद कैसे करें। या तो एमसीक्यू में ऐसे हो सकता है आपको एग्जांपल दिए होंगे और एग्जांपल से आपको पहचानना है कि आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल है, या तो फिर ऐसे हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो लेट्स डिस्कस द पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या याद रखना है? आइडियल सॉल्यूशन और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंस करके रखो। डिफरेंस बिटवीन द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये क्या होते हैं ये करके रखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो आइडियल सॉल्यूशन में आपको कैसे पहचानना है? एग्जांपल्स देखो, अगर आपको सिमिलर वर्ड दिखाई देते, क्या दिखाई देते? सिमिलर वर्ड, जिसमें सिमिलर वर्ड होंगे वो सॉल्यूशन होता है आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे एन हेप्टेन and n pentan and n heptane। देखो सेम है, n नंबर ऑफ लीनियर चेन है, इसकी भी लीनियर चेन है, नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 4 है यहाँ पे। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आता है। या तो ऐसे हो सकता है क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, तो यहाँ पे क्या है? इथेन एंड इथेन, इट इज सिमिलर है, तो क्या हुआ? आइडियल सॉल्यूशन। या तो ये हो सकता है बेंजीन प्लस टॉलिन। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है सर। एक्चुअली बेंजीन, ये बेंजीन रिंग होती है, इसे हम बेंजीन कहेंगे। और ये टॉलिन क्या होता है? टॉलिन होता है मिथिल बेंजीन। क्या होता है ये? मिथिल बेंजीन। बेंजीन एंड मिथिल बेंजीन, मिथिल बेंजीन का कॉमन नेम क्या है यहाँ पे? टॉलिन है। क्या है ये? टॉलिन। तो बेंजीन सिमिलर है, तो ये भी क्या हुआ? आइडियल सॉल्यूशन। या तो ऐसे हो सकता है ब्रोमो बेंजीन प्लस आयोडोबेंजीन। तो ये जो पार्ट हुआ ये क्या हुआ? बेंजीन आ गए, सिमिलर वर्ड है, तो इसका मतलब है आइडियल सॉल्यूशन। अभी पार्ट आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जनरली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, तो देखो यहाँ पे याद कैसे रखेंगे इसे। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? मोस्टली अल्कोहल आते हैं यहाँ पे, CH2 होता है एंड CCl4 होता है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें आते हैं एसिड एंड क्लोरोफॉर्म। क्या होता है यहाँ पे? क्लोरोफॉर्म। ये याद रखना है, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3। ये पार्ट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल याद कैसे रखना है? तो यहाँ पे होगा अल्कोहल आएगा। अल्कोहल किसमें होगा? कौन सा अल्कोहल होता है? यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, वो एग्जांपल है
CH3OH प्लस H2। मिथेनॉल अल्कोहल है, वाटर के अंदर है, ये पार्ट आएगा। दूसरा C2H5OH प्लस H2, ये भी अल्कोहल है। अल्कोहल वाटर में ये इथेनॉल है, इथेनॉल इन वाटर, मतलब अल्कोहल आ चुका है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। उसके साथ यहाँ पे हो सकता है एनिसोल प्लस CH2, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड में आ चुका है, तो कार्बन डाइसल्फाइड इज अ पार्ट ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन। सेम यहाँ पे ऐसे हो सकता है, जो पार्ट हमारे पास गिवन है इसके अंदर और भी पार्ट कुछ गिवन होगा, क्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस एसीटोन, ये भी क्या हुआ, CCl4 आ चुका है, तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव डेविएशन। तो अभी नेगेटिव डेविएशन की तरफ जाते हैं, तो नेगेटिव डेविएशन कौन शो कर सकता है, तो देखो एसिड कौन से हो गए, HCl प्लस H2O, HCl वाटर के अंदर है, तो नेगेटिव डेविएशन। H2O प्लस HCOOH, देखो ये फॉर्मिक एसिड है, कौन सा एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड। या तो ऐसे हो सकता है H2O प्लस, यहाँ पे CH3COOH, एसिटिक एसिड प्लस H2O, जहां पे एसिड आएगा वो कौन सा है हमारे पास, नेगेटिव डेविएशंस। तो आप इस तरह से इसके एग्जांपल्स लिख सकते हो। या क्लोरोफॉर्म का कुछ पार्ट होगा यहाँ पे, जैसे कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, तो ये क्या हुआ, या बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ऐसे अगर कुछ पार्ट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये शो करता है नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि क्लोरोफॉर्म आ चुका है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप कोई भी दो एग्जांपल इसमें से उठा के यहाँ पे लिख दो, यू कैन गेट द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंशन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन द फॉर्मूला। देखो ये एक पार्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले ही पार्ट से आता है। इसमें हमें क्या मेंशन करना है, मेंशन, हमें यहाँ पे मेंशन करना है, वी आर मेंशनिंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। स्मोक में क्या होगा, देखो पहला है यहाँ पे स्मोक, दूसरा है मॉइस्चर, तीसरा है यहाँ पे अलॉय, यहाँ पे होगा सोडा वाटर। सॉल्वेंट क्या है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूट लिखेंगे, बाद में लिखेंगे इसमें सॉल्वेंट क्या है। देखो आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझते हैं कि इसको लिखना कैसे। यहाँ पे स्मोक है, तो स्मोक में कौन से दो पार्टिकल से बना हुआ है, और इसमें सॉलिड कौन है और सॉल्वेंट कौन है, ये भी लिखना होता है। तो यहाँ पे स्मोक के अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट जो होता है ये गैस होता है, और ये स्मोक क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, या तो डस्ट पार्टिकल कहेंगे हम, डस्ट पार्टिकल या ओनली पार्टिकल। तो ये क्या हुआ हमारा, पहला सॉलिड क्या हुआ यहाँ पे, पार्टिकल्स, एंड सॉल्वेंट क्या हुआ यहाँ पे, गैस। मॉइस्चर में क्या होता है, मॉइस्चर के अंदर सॉल्वेंट मतलब गैस के अंदर लिक्विड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे लिक्विड, बट कौन सा लिक्विड, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर या ड्रॉपलेट्स, या तो लिक्विड कहेंगे उसे। यहाँ पे आएगा सॉलिड क्या है हमारे पास, इतना तो लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 पार्टिकल या गैस है, बस आप ऐसे करो। यहाँ पे ये लिखो सॉलिड क्या है, स्मोक के अंदर पार्टिकल है, मतलब सॉलिड, सॉलिड इन गैस, क्या है यहाँ पे, सॉलिड इन गैस। सॉल्वेंट कैसा है, यहाँ पे गैस है, सॉलिड क्या है, सॉलिड है। सेम है मॉइस्चर में क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड इन मॉइस्चर क्या होता है, गैस के अंदर, लिक्विड इन गैस। अलॉय क्या होता है, अलॉय सॉलिड इन सॉलिड, या तो ऐसे भी हो सकता है लिक्विड इन सॉलिड। अगर यहाँ पे सोडियम अमालगम पूछा जाए, जिंक अमालगम पूछा जाए, तो अमालगम का मतलब होता है मर्क्यूरी इन अ मेटल, सॉलिड के अंदर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आएगा लिक्विड इन सॉलिड, क्या होगा, लिक्विड ये होगा, सॉलिड मतलब मर्क्यूरी के लिए, और बाकी का केस क्या होगा, यहाँ पे इज अ सॉल्वेंट फॉर अदर मेटल्स। सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है, सोडा वाटर के अंदर यहाँ पे सॉलिड जो होता है ये होता है गैस, और गैस किस में होता है, लिक्विड में होता है, तो इसे कहते हैं हम सोडा वाटर, गैस है लिक्विड। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं ये, तो इसे ये वाला टाइप क्या होता है, आपको इस तरह से इसको लिखना है। तो ये होता है इसका करेक्ट ऑप्शन, सॉल्यूट क्या है ये लिखो, सॉल्वेंट क्या है ये लिखो, कौन से स्टेट में उसका फेज क्या है ये लिखना होता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर ऑन व्हिच सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिपेंड।
सॉल्युबिलिटी एक्चुअली तीन सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें से पहला पार्ट आता है हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर कैसे होगा? अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के दोनों पोलर होते तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होता है। पोलर नॉन पोलर होगा तो इसकी मिक्सिंग नहीं होगी या सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम सॉल्युबल होगा। तो ये मेन केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिपेंड करती है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा होता है यहाँ पे टेम्परेचर। एक्चुअली टेम्परेचर के ऊपर कोई भी डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है, या टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है। उसके एग्जांपल आप करके देखो सेकंड पार्ट यहाँ पे, थर्ड पार्ट यहाँ पे हमारे पास प्रेशर, हेनरीज लॉ करके रखना है। हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल भी करके रखना है। ये पार्ट हेनरीज लॉ के ऊपर डिपेंड है। मतलब हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। ये प्रेशर से अफेक्ट नहीं होती है। ओनली सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज अफेक्टेड बाय प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज अफेक्टेड बाय प्रेशर इन लिक्विड ओनली। तो यहाँ पे तीन फैक्टर हमारे पास अफेक्ट करते हैं। एक होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है प्रेशर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस स्टेट एंड एक्सप्लेन द हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है? इट स्टेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, क्या स्टेट करता है ये? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब ये क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है ये प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन अ लिक्विड, एंड जितना यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड does not obey the Henry's pressure। हेनरीज प्रेशर को ये ओबे नहीं करता है। और अमोनिया इन वाटर एंड CO2 इन वाटर, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो इसको ओबे नहीं करते। एक्सेप्शन केस होता है, ये भी याद रखना है। इसका फॉर्मूला याद रखो, इसका SI यूनिट याद रखो। फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? तो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे आता है हमारे पास फॉर्मूला, देखो हेनरीज लॉ के लिए क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इनटू P। मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रेशर तो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट किसके लिए SI यूनिट चाहिए हमें? इसके लिए पूछा जाता है, हेनरी कांस्टेंट के लिए, ऑफ हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या है हमारे पास? ये शिफ्ट होगा, सॉल्युबिलिटी का होता है मोल पर लीटर पर एटीएम या पर बार। ये बार में भी हो सकता है या एटीएम में हो सकता है। ओके, जनरली एटीएम में होता है, बार में होगा तो बार में लिखना है, एटीएम में होगा तो एटीएम में यहाँ पे यूज करना है। तो जनरली आप ये ऐसे यूज करो, यहाँ पे ए ना लिखते हुए आप क्या लिखो? बार। यहाँ पे आएगा बार पर इनवर्स। ये सेकंड पार्ट आता है। यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फॉर अ गैस हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज, देखो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है। क्या है यहाँ पे? हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है हमारे पास। कितना है हेनरी लॉ कांस्टेंट? मतलब KH गिवन है। KH कितना है? 1.25 into 10 to the power -3, ये गिवन है। सेकंड पार्ट क्या गिवन है यहाँ पे? बस कुछ पार्ट है नहीं, बाकी पूछा हुआ है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी गिवन गैस। यहाँ पे देखो एटीएम में गिवन है। ओके, जो पार्ट गिवन है हमारे पास 2.5 प्रेशर एटीएम में, तो आंसर भी हमारा एटीएम में ही रहेगा। तो P = 2.5 ATM, therefore solubility is equal to क्वेश्चन मार्क। पहले इस तरह से गिवन लिखो, उसके बाद में क्या निकालना है? ये यहाँ पे आएगा बाय फॉर्मूला। ये वाली मेथड फॉलो करो, ऐसे मेथड फॉलो करो। बाय फॉर्मूला क्या होगा? S = KH इनटू, यहाँ पे आएगा P, KH की वैल्यू है 1.25 into 10 to the power -3 इनटू हमारा आएगा 2.5। देखो सॉल्युबिलिटी का आंसर क्या होता है? जो आंसर आएगा उसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। उसका किसमें? मोल पर dm³ है। ठीक है, dm³ में रखते हैं, तो dm³ में, तो dm³ में रखते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। ओके, और आंसर क्या करना है आपको पता है? जो भी आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करो उसका। देखो नेक्स्ट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द मीथेन इन बेंजीन। मीथेन को बेंजीन में ऐड किया जाए, नो प्रॉब्लम।
कितनी दी है यहाँ पे एंट्री लो कांस्टेंट 4.27 मीटर/-5 mmHg। ये mmHg में है एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। अगेन वही पार्ट पूछा है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का फार्मूला S = Kh/P एंड गिवन क्या है 760 mmHg प्रेशर। देखो प्रेशर को चेंज करने की जरूरत नहीं यहाँ पे क्योंकि ये भी mmHg में और ये भी mmHg में है। दोनों को कैलकुलेट करो, you can get the answer and drop the message in comment box. Next, the vapor pressure of the water at 20 degrees Celsius is 17 mmHg. What is the vapor pressure of solution containing 2.8 gram of urea in 50 gram of water? देखो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। टेंपरेचर है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। गिवन पार्ट लिखेंगे, सबसे पहले गिवन तो आगे क्या आएगा यहाँ पे गिवन। सबसे पहले टेंपरेचर दिया है, देखो टेंपरेचर नो प्रॉब्लम, टेम्प इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस 276 के साथ इसको ऐड करो, आपको आंसर इसका आगे मिल जाएगा, लेने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ अ वाटर, प्योर सब्सटेंस का यहाँ पे गिवन है वेपर प्रेशर P0 वेपर प्रेशर सॉल्यूशन नहीं ना यहाँ पे गिवन, ठीक है। वाटर का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अभी आया। व्हाट इज द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन पूछा है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे 17 mmHg, ठीक है लिख लिया। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब P पूछा है सॉल्यूशन का कितना है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में गिवन है containing 2.8 gram of urea in 50 gram of water, मतलब 2.8 gram of urea, mass of urea गिवन है, mass of urea ये सॉल्यूट होता है, इसको W2 से डिनोट करेंगे, किससे W2, तो W2 कितना आएगा यहाँ पे W2 है हमारा 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे, मास ऑफ वाटर W1 इज इक्वल टू 50 ग्राम। मोलर मास फॉर्मूला क्या यूज होगा हमारे पास, उन्होंने पूछा है वेपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, तो जनरली फॉर्मूला होगा, ठीक है। पहले ये लिख लिया गिवन डाटा, आपको मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मोलर मास की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा बनता है, इसको अगर पुट अप करेंगे तो वैल्यू क्या होगी P0 माइनस S अपॉन P0 इज इक्वल टू x2 का पार्ट होगा W2 इनटू M1 अपॉन W1 इनटू M2। जनरली ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा इनटू M1। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे मोलर मास भी चाहिए। अगर मोलर मास की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं तो मोलर मास ऑफ यूरिया क्या होता है, मोलर मास ऑफ यूरिया का फॉर्मूला याद रखो। मोलर मास ऑफ यूरिया का फॉर्मूला होता है CO NH2 दो होते हैं तो NH2 2, तो इसका मास कितना होगा, तो यहाँ पे देखो मोलर मास नाइट्रोजन कितने यहाँ पे, पहला कार्बन दूसरा ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन है 2 into N प्लस 4 into H। कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, 2 into नाइट्रोजन का है 14 प्लस 4 into हाइड्रोजन का है 1। सॉल्व करो 12 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 28, 28 प्लस दिस ये 20, 28 प्लस दिस ये 40, तो आंसर क्या होगा टोटल 60। तो आपको मिला यहाँ पे, आपको क्या मिला यहाँ पे, हमें मिला यहाँ पे M2 मोलर मास। तो M1 क्या है, वाटर का मोलर मास आता है 18, ये वाटर का मोलर मास है, वाटर के लिए पूछा है। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट अप करनी है और आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला। जस्ट पुट अप दिस ऑल वैल्यू हियर एंड सॉल्व द आंसर। आंसर निकालो कितना आता है, बस वैल्यू पुट अप करना है, मल्टीप्लिकेशन आपको आते हैं, आप होशियार हो, साइंस के स्टूडेंट हो तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं हम। तो
नेक्स्ट पार्ट देखो हमारे पास क्या है, मरीन लाइफ लाइक अ फिश प्रेफर टू स्टे एट द लोअर लेवल इन अ वाटर एक्सप्लेन। ये लोअर लेवल ऑफ वाटर में क्यों रहते हैं, या एक्सप्लेन व्हाई द डू एक्वाटिक एनिमल प्रेफर टू स्टे एट द लोअर लेवल ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द समर। ऐसे क्यों होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपर जो सरफेस होता है ना वाटर का, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है मतलब वहां पे वाटर के अंदर जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है कम हो जाती है। क्या होती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी कम होने के कारण टेम्परेचर लोअर कहां पे होगा, तो बॉटम साइड में। वाटर का बॉटम साइड में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। टेम्परेचर लो होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी क्या है, कहां पे होगी, बॉटम साइड में ही ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, एंड दैट इज द रीजंस बॉटम साइड में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की। तो इसी कारण से वो क्या होते हैं, बॉटम साइड में रहते हैं। तो देखो ये इसका आंसर है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन द सी और लेक वाटर, द टेम्परेचर ऑफ अपर लेवल इज हायर देन दैट ऑफ द लोअर लेवल। ये तो होता ही है। देयरफॉर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेन इन वाटर is more at the lower level than that of the higher level required for a marine animal. Hence marine life like a fish prefer to stay at the lower level than that of the upper level of water. State and explain the Raoult's law. Raoult's law पता है आपको, क्या उसकी जरूरत नहीं है। The law state that partial pressure of the any volatile component of solution, सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होता है ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है यहाँ पे उसके इक्वल होता है। तो देखो ये इसकी डेफिनेशन है, लर्न करके रखो। इसका जो पार्ट आएगा उसको भी करके रखो। जिसकी पार्ट होता है हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पार्ट होगा इसका फॉर अ बाइनरी लिक्विड, बाइनरी लिक्विड ए एंड लिक्विड बी के लिए, एंड लिक्विड बी। तो ऐसे केस में इसका पहले फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा P = x P नॉट। ये फॉर्मूला होता है, बस इसको साथ रिलेट करना है। तो अगर हम लिक्विड ए लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, PA = x A PA नॉट, और यहाँ पे क्या होगा, PB = तो यहाँ पे केस क्या होगी, XB PB नॉट। तो टोटल क्या होगा फिर, P टोटल हमारे पास आएगा PA प्लस PB। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है इसकी, P टोटल इक्वल टू XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। बट हमारे पास आता है XA प्लस XB = 1। तो देयरफॉर XA की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस XB। तो इसे हम यहाँ पे करते हैं। देयरफॉर P टोटल = क्या आएगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 माइनस XB PA नॉट प्लस XB PB नॉट। तो P टोटल = मल्टीप्लाई करो PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस XB PB नॉट, और सिंपलीफाई करो इसे। इस टर्म को सिंपलीफाई करो, यू कैन गेट द राउल्ट्स लॉ। ये इक्वेशन मिलता है राउल्ट्स लॉ के लिए, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, लर्न करके रखना है, डिफरेंस भी करके रखना है। उसके बाद में पार्ट आता है हमारे पास एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। एक्सप्लेन द सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखो इसका पार्ट क्या होता है, इन दिस सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन पॉजिटिव के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होगा, ये वीकर होगा। देखो इन दिस सॉल्यूशन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर देन द दोज ऑफ द बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट। एग्जांपल आता है यहाँ पे एसीटोन, इथेनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड, ये एग्जांपल्स हैं। कार्बन डाइसल्फाइड CH2 एसीटोन हमने डिस्कस किया है। इथेनॉल इन अल्कोहल दिया है, अल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन के लिए आता है। ओके, सेकंड पार्ट आएगा यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन को अप्लाई करना है, बट जस्ट इसके अपोजिट। इन दिस सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मोर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। एग्जांपल यहाँ पे देखो इसके क्या होते हैं, फिनॉल इन एनिलीन, एनिलीन के अंदर फिनॉल होता है। एनिलीन का पार्ट याद रखना, एनिलीन भी नेगेटिव डेविएशन के अंदर आता है।
क्लोरोफॉर्म को लिख दिया है मैंने, तो ये पार्ट याद करना है। देखो यहाँ पे इक्वेशन है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड A and B are at the 400 mm Hg and 600 mm Hg respectively at the 47 degree Celsius temperature. A solution is prepared by dissolving 10 gram of A molar mass 60 and 80 gram of the B the molar mass of 40 gram. Find the vapor pressure of the solution. आपको वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब आपको जो फॉर्मूला रॉल्स लॉ का भी यूज किया था ना, P = P1x1 प्लस P2x2, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 2.5 मोल ऑफ लिक्विड A is mixed with 4.5 मोल ऑफ liquid B at the 25 degree Celsius. If the vapor pressure of A and B at 25 degree Celsius are 160 mm Hg and 230 mm Hg respectively, calculate the vapor pressure of solution liquid mixture. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करके रखो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डिफाइन द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, गिव द एग्जांपल। मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है which cannot be depend on the number of particles, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखो इसमें ये तीन टाइप आते हैं, एक्चुअली चार टाइप है इसमें। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ, ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला, एक्सप्लेन द टर्म्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म्स है ये करके रखना है, डेराइव द रिलेशन बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये वाला पार्ट। उसके बाद में एक क्वेश्चन है हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट 298 केल्विन इज 4 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या गिवन है, when a non-volatile solid is dissolved the vapor pressure become 3.65 × 10⁴। calculate relative vapor pressure, lowering vapor pressure and relative vapor pressure of the relative lowering vapor pressure। तो देखो relative lowering of vapor pressure P/P0 फॉर्मूला यूज करो, lowering of vapor pressure delta P minus P0 minus P solution minus P solvent minus solution। और यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, वैल्यूज गिवन है, इसको ट्राई करो। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mm Hg 2.174 × 10⁻24 kg। kg को हमें चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, आई थिंक सो, जब मोल निकालेंगे तो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, the vapor pressure of solution is 600 mm Hg, calculate the molar mass of solute। ओके, इसके बाद में in experiment 18.08 ग्राम of mannitol were dissolved in 100 ग्राम of water। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मतलब W2 गिवन है, W1 गिवन है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। वेपर प्रेशर गिवन है इसका mm Hg के अंदर, दोनों का वेपर प्रेशर गिवन है, तो कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ mannitol। तो फार्मूला यूज करो, सॉल्व करो इसमें। फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के केस के अंदर का फॉर्मूला यूज करना है। तो आगे देखो फ्रीजिंग पॉइंट के पास अगेन एक क्वेश्चन गिवन है, इसे भी ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो मैसेज ड्रॉप करो, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फॉर्मूला हमारे पास ये, इसको यूज करो, सॉल्व करो। नेक्स्ट देखो डिफाइन एंड एक्सप्लेन द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस मतलब वो फिनोमेना होता है जहां पे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होते फ्रॉम अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं? हम ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये करके ही रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ मोलार मास एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये करके रखना है, एक भी इंपॉर्टेंट पार्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस के अंदर। तो यहाँ तक कुछ हमारे पास केस थे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, तो इनको करके रखो, पेपर में आने जैसे क्वेश्चन से ट्राई करो। और इनमें से आपको अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप मैसेज ड्रॉप करो, उसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।